तो कुछ था ना एक जूम का ऑप्शन, एंड पे तो कर दिया। हाँ ये डायरेक्ट। गुड इवनिंग एवरीवन। अपना जो लास्ट टेस्ट पेपर था संडे का उसको अपन डिस्कस कर लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कहां से स्टार्टिंग थी अपनी? आगे अपने इस पे है शायद पढ़ने में आ रहा होगा, ऑनलाइन वालों को भी ज्यादा जूम कर सकते हैं, अगर थोड़ा और करके देख लेते हैं। ठीक है, 51 आंसर आपके बोल्ड कर रखे हैं वैसे इन्होंने, फिर भी अपन पूरे डिस्कस करते हुए चलते हैं क्योंकि रटना नहीं है, समझते हुए चलना है। सबसे पहला है सीड न्यूट्रिशनल क्वालिटीज एसोसिएटेड विद। क्वेश्चन में देखो तो कोई ऐसा दम नहीं था, लेकिन आपके नॉलेज को चेक कर लिया उसने, सिंपल सा कि ये जिन किससे रिलेटेड है आपको पता होगा तो आप बाकी के आंसर दे पाओगे। ओपेक टू क्यूपीएम, क्वालिटी प्रोटीन मेज, जो लाइसिन और ट्रिप्टोफेन अमीनो एसिड्स को बढ़ाते हुए कुछ आपकी क्यूपीएम की वैरायटीज काफी सारी निकाली गई थी। नोरिन 10 आपको पता है ड्वार्फनेस का जीन है, डीजीओ वीट के अंदर है, ठीक है ना, डीजियोवुजिन राइस के अंदर ड्वार्फनेस का है, और इधर हमारा एक और है ट्रिप 23 जो हमारे बाजरा में मेल स्टेरिलिटी का है। तो एक साथ उसने बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, लेकिन इस तरीके का पूछा हुआ क्वेश्चन। आगे बात करें टर्म हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रेजिस्टेंस कॉइंड बाय, किसने? वांडर प्लैंक ने। मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट की बात कहे या टर्म की बात करें, कॉन्सेप्ट जो है किसने दिया आपके, या टर्म किसने दी है? वांडर प्लैंक। वर्टिफोली इफेक्ट भी इन्होंने ही दिया था। ठीक है, स्ट्रेस हार्मोन इज, अब क्वेश्चंस में अपना ये बहुत सारे हो सकते हैं कि कहीं ना कहीं ऑप्शन हम टिका ही देते हैं ऊपर से, प्लस नन ऑफ दिस आंसर होता है क्या कभी? ठीक है, कितने लोगों को गलत हुआ है क्वेश्चन? किया ही नहीं, छोड़ ही देते हैं, कोई बात। ठीक है, अब अपने जो पढ़ा और अपना जो नॉलेज है उस पर हमारा कॉन्फिडेंस अगर नहीं होगा तो ऐसा क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। क्या है स्ट्रेस हार्मोन इज? हमने पढ़ रखा है स्ट्रेस हार्मोन एब्सिसिक एसिड होता है। ठीक है, उसके अलावा हमने इथिलीन की भी बात करती है, दोनों ही ऑप्शन में नहीं है, दोनों ही ऑप्शन में नहीं है, तो हमें जबरदस्ती किसी को आंसर ना देके हमारा आंसर होगा नन ऑफ द अबव। ठीक है, डोनाल्ड इन 1968 प्रपोज्ड इडियोटाइप इन कौन सी क्रॉप में? 96 वीट के अंदर इन्होंने इडियोटाइप दिया था, जो सिंपल सा हमने बात किया था, और इन्होंने हार्वेस्ट इंडेक्स और आपके इडियोटाइप दोनों ही टर्म इन्होंने इसी क्रॉप पे स्टडी करते हुए दिए थे। एडवर्स इफेक्ट ऑफ होस्ट प्लांट ऑन डेवलपमेंट ऑफ इंसेक्ट पेस्ट विच फीड ऑन प्लांट इज कॉल्ड एंटीबायोसिस। ठीक है, बाकी के जो ऑप्शन है एंटीजिनोसिस और नॉन प्रेफरेंस दोनों एक ही चीज है। ठीक है, या इसे हम एक और क्या कहते हैं, नॉन एक्सेप्टेंस, जहां पर इंसेक्ट है वो उस प्लांट पे जाना प्रेफर ही नहीं करेगा, तो वो चीज जो है अपन ने अलग बात है। और यहां पर पेस्ट है वो आपका प्लांट पे जाएगा, लेकिन उसकी ग्रोथ, उसका रिप्रोडक्शन करने में प्लांट उसको अपोज करेगा, वही कहलाता है एंटीबायोसिस, एडवर्स इफेक्ट ऑफ होस्ट प्लांट ऑन डेवलपमेंट ऑफ इंसेक्ट पेस्ट। ठीक है, क्लियर है बात? पढ़ रखा अपन ने, जो मैकेनिज्म पढ़े थे वहीं पे था ये। ए साइंटिस्ट वांट्स टू स्टडी, देखो अच्छा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, और घिसा पिटा जो हम पढ़ते हैं टिश्यू कल्चर में भी पढ़ते हैं, यहां भी बात करते, उसके लैंग्वेज उसने बना दी। ए साइंटिस्ट वांट्स टू स्टडी द वायरल इफेक्ट्स ऑन प्लांट्स, किसी साइंटिस्ट को वायरल इफेक्ट स्टडी करनी है प्लांट के ऊपर, तो विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट शुड बी एक्सक्लूडेड, तो उसे पार्ट, कौन सा प्लांट का पार्ट अलग करके निकालना चाहिए स्टडी करने के लिए? तो शूट अपेक्स, क्योंकि हम ये पढ़ते हैं, हम ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ते हैं कि वायरस फ्री प्लांट्स ऑब्टेन करने के लिए हम कौन सा कल्चर करते हैं? मेरिस्टेम कल्चर, और वो भी शूट टिप वाला, शूट टिप मेरिस्टेम कल्चर। तो शूट अपेक्स जो होता है, यहां पर आपके मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है, तो अगर उसे वायरल इफेक्ट देखना है कि वो रेजिस्टेंस है या ससेप्टिबल है, तो वो शूट अपेक्स से ही पता लगा पाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज को घुमाया, बाकी पूछा वही है जो आप अक्सर पढ़ते हो। जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस वाज प्रपोज की थी फ्लोर ने, एचएच फ्लोर ने, ठीक है, 1956 में। तो कौन सी क्रॉप पे की थी? लिनसीड पे, जिसे हम फ्लैक्स भी कहते हैं, और उसकी कौन सी डिजीज के लिए? रस्ट, लिनसीड रस्ट कहो या फ्लैक्स रस्ट कहो, और उसका पैथोजन क्या था? मेलामसोरा लीनी। ये सारी बात हमने कहा था, आगे पीछे इन सारी चीजों जो क्वेश्चन पूछते हैं इस बार ये पूछ दिया अपन ने। ठीक है, और फ्लैक्स इसीलिए दूसरा नाम ध्यान रखना था क्योंकि ये अपने उसी का नाम है, लिनसीड की जगह फ्लैक्स उसने लिख दिया।
कॉन्सेप्ट ऑफ इडियोटाइप इज गिवन बाय डोनाल्ड, वो वहीं पे हमने डिस्कस कर लिया था। विच सीड क्लास इज ओमिटेड इन इंडिया, कौन सी हमारे इंडिया में छोड़ देते हैं, रजिस्टर्ड सीड हम फॉलो नहीं करते हैं। इंडियन सीड एक्ट इनेक्टेड इन, मैंने आपको बताया भी था कैसे टर्म्स आते हैं, इनेक्टेड, ठीक है, या फिर अपन कहते हैं पास्ड, कब ये जो आपका अधिनियम एक्ट कब आपका पास हुआ, कब आया, तो 1966 में केम इनटू फोर्स, या फिर अपन इंप्लीमेंटेड की अगर बात करते हैं लागू कब हुआ तो 1969 में, ठीक है, ये अपन ने पढ़ रखा। और 1963 किसके लिए पढ़ा था, एनएससी, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। तो एक साथ अपन ने 2-3 क्वेश्चन की बात की। द जेनेटिक प्योरिटी ऑफ ए क्रॉप वेराइटी में डिटोरिएट बिकॉज ऑफ, ठीक है, ये भी वैसे ही क्वेश्चन है और बहुत अच्छे से इसने ऑप्शन दे दिए। जेनेटिक प्योरिटी किसी भी वेराइटी की डिटोरिएट हो सकती है किस किस चीज से, साइटोलॉजिकल इनस्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी साइटोलॉजिकल, अब यहां पर अपन ने बोला है सेल के लेवल पर, साइटोप्लाज्म के लेवल पर अगर वो इनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है, तो वो आपका जेनेटिक प्योरिटी आपके डिटोरिएट कर देगा। जैसे हमने पढ़ा था बहुत सारी चीजें, मैकेनिकल मिक्सचर, ठीक है, या हम और म्यूटेशन की बात करते हैं, म्यूटेशन आ गया, रेसिडुअल हेटेरोजाइगोसिटी, कोई हेटेरोजाइगोसिटी अगर बची रह जाती है तब भी आपके वहां पर जो प्योरिटी है वो आपके डिटोरिएट हो सकती है। आंसर है एनी ऑफ द अबोव। अच्छा क्वेश्चन है, आपके डायरेक्टली ऑप्शन अपन ने नोट्स में नहीं लिखे हैं, लेकिन ये पूछा हुआ क्वेश्चन ध्यान रखना है कि कौन कौन सी चीजें हैं जो जेनेटिक प्योरिटी को, वेराइटी डिटोरिएट करने वाली बातें, ठीक है, जो जेनेटिक वेराइटी डिटोरिएट हो रही है मतलब उसकी जेनेटिक प्योरिटी कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो ये सारे फैक्टर जो हमने और भी पढ़ रखे हैं, नेचुरल आउटक्रॉसिंग हो जाता है, मैकेनिकल मिक्सचर हो जाते हैं, म्यूटेशन हो जाते हैं, और ऐसे फैक्टर साइटोलॉजिकल इंस्टेबिलिटी और रेसिडुअल हेटेरोजाइगोसिटी। क्लियर है बात? तो ये अपने को ध्यान रखना है, कोई सा भी फैक्टर जेनेटिक प्योरिटी को कम करता है। As per seed certification standard, a minimum of 90% seed germination is necessary for, या तो डायरेक्टली मेज लिखता या हाइब्रिड मेज लिखे, सही आंसर क्या है, मेज, या ऑप्शन में हाइब्रिड मेज है तो हम हाइब्रिड मेज कर देंगे। 90% जो मैक्सिमम आपका जर्मिनेशन परसेंट होता है वो आपको ध्यान रखना, मैक्सिमम सारी क्रॉप्स में, लेकिन वो मिनिमम बोला जाएगा उस क्रॉप के लिए, लेकिन कम से कम 90% तो होना ही चाहिए मेज के लिए। 99 हो 100 हो, सारे के सारे सीड्स जेमिनेट हो जाए अच्छी बात है, लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए, 90%। तो यूं मत कहना यह मिनिमम लिखा है, ये उस क्रॉप के लिए मिनिमम परसेंटेज। बढ़े आगे, द टेट्राजोलियम टेस्ट वाज पायोनियर्ड बाय लेकोन, हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये लेकोन साइंटिस्ट है, इन्होंने टेट्राजोलियम टेस्ट दिया था, जिसे टीजेड भी अपन कहते हैं, टीटीसी भी हम कह देते हैं इस टेस्ट को, और ये आपके सीड की वायबिलिटी को पता लगाने के लिए इस टेस्ट को हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन भी दे रखा है, इन टेट्राजोलियम टेस्ट फॉर सीड जर्मिनेशन द रेड कलर इज ड्यू टू, हमने बताया था कौन सा प्रोडक्ट बनता है, ट्राइफेनाइल फॉर्माजन, ठीक है। तो ये हमने लिख भी रखा था, ये कंपाउंड बनता है जिसकी वजह से वायबल सीड होते हैं, लिविंग सीड होते हैं, लिविंग सीड जो होते हैं वो आपके ब्राइट रेड कलर ले लेते हैं, जबकि नॉन वायबल सीड आपके कलरलेस रहते हैं, जो हमें ध्यान रखना है। आगे बात करें, अकॉर्डिंग टू पेरेंट प्रोजेनी रिलेशनशिप द करंट सीक्वेंस इज, एनबीएफआरसी में रट के याद रखना है, सारी बात हो जाएगी। बीएफसी एनबीएफआरसी में से ब्रीडर फाउंडेशन सर्टिफाइड, मैंने बोला भी था इंडिया में 3 जनरेशन सिस्टम ही फॉलो होता है, वो ये रह गया, बाकी सीक्वेंस आपके कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रखी होगी, सारी गड़बड़ है, ठीक है। Which of these categories of seeds can be distributed on commercial scale without notification? किसमें नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, ये है टीएफएल, ट्रूथफुली लेबल्ड सीड। अच्छा क्वेश्चन, अपन ने डायरेक्टली नहीं लिखा, लेकिन ये वो सीड है जो प्राइवेट सीड कंपनीज आपके निकालती है, बिना किसी आपके वहां पर कोई यहाँ पर सर्टिफिकेशन नहीं होता है, नोटिफिकेशन नहीं होता है, और वो आपके सीड किसानों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, टीएफएल ट्रूथफुली लेबल्ड सीड। ये पूछे हुए क्वेश्चन है बहुत सारे इसमें मैक्सिमम, ठीक है, ये सीड के क्वेश्चन वही डाले मैंने जो एग्जाम में ज्यादातर पूछे गए, तो सब इंपॉर्टेंट है। द कलर ऑफ द ब्रीडर सीड टैग गोल्डन येलो, सभी को पता है ये तो। द ब्रीडर सीड इज द प्रोजेनी ऑफ, हमने वो सीक्वेंस बड़ी काम आती है एनबीएफआरसी हमारे लिए, और उसको मैंने पूरी तरीके से आपको याद कराया था। एजर ब्लू टैग इज यूज फॉर सर्टिफाइड सीड, अगर एजर ब्लू नहीं बोल के केवल ब्लू बोल दे, ऑप्शन में अगर दोनों हैं तो एजर ब्लू प्रायोरिटी पे देंगे, और एजर ब्लू अगर नहीं है तो ब्लू, क्योंकि ब्लू का भी एक शेड पर्टिकुलर वहां पर यूज होता है, ठीक है। द पीपीवीएफआर एक्ट
was passed by Indian Parliament in the year 2001. इतनी लंबी लैंग्वेज बनाई, लेकिन हमने वैसे पढ़ा था एक्ट कब आया, 2001 में आया। तो इसने पूरी बात बोल दी कि भाई आपके पार्लियामेंट में, लोकसभा में वो कब पारित हुआ था, तो 2001 में हुआ था। ग्रो आउट टेस्ट इज कैरिड आउट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ GOT, हमने इसको बोला था ग्रो आउट टेस्ट, जैसे हम फील्ड प्लॉट टेस्ट भी कहते हैं। इंटेक्ट सीड लेस देन हाफ द साइज ऑफ फुल सीड इज कंसिडर्ड। इनर्ट मैटर में हमने इसको बात करी थी। एक तरफ इसको ध्यान रखना, ये अपन ने डायरेक्टली नहीं लिखा है, लेकिन ये भी पूछा क्वेश्चन, जो सीड आधे से ज्यादा है, जैसे हमने इनर्ट मैटर में बोला था डस्ट, ठीक है, स्ट्रॉ, पेबल्स, तो अब ये जो आपका सीड आधे से कम अगर है तो उसे हम कहते हैं इनर्ट मैटर में मान लेते हैं, कचरे में ही मानते हैं, ठीक है। और अगर आधा या थोड़ा बहुत ही हल्का फुल्का ही टूटा है तो उसे हम ब्रोकन सीड में मान लेते हैं उधर, ठीक है, जो डिफेक्टिव सीड वाला हमने बोला था। तो ये इनर्ट मैटर में इंटेक्ट सीड लेस देन हाफ द साइज, आधे से अगर वो टूटा हुआ सीड अगर है तो उसे हम इनर्ट सीड मानते हैं। बाकी ऑप्शन देखोगे तो वैसे भी अलग से प्योर सीड तो कहेंगे नहीं, क्यों टूटा हुआ है। एबनॉर्मल, कोई डेवलपमेंट की बात तो हमने करी नहीं कि ढंग से डेवलप नहीं हुआ, तो एबनॉर्मल वीट का सीड तो हो नहीं जाएगा। ऑप्शन देख के बड़ा इजीली हम बता पा रहे थे ये क्या है, इनर्ट मैटर है। मिनिमम नंबर ऑफ फील्ड इंस्पेक्शन रिक्वायर्ड फॉर हाइब्रिड मेज सीड सर्टिफिकेशन इज, हमने बोला था हाइब्रिड वाले हमारे कितने थे, सारे ही 4, तो हमने सारे लिखे रखे थे। सारे हाइब्रिड में हमारे 4 फील्ड इंस्पेक्शन सर्टिफिकेशन के टाइम पे रिक्वायर्ड होते हैं। आइसोलेशन डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर इज रिलेटेड टू, अच्छा क्वेश्चन घुमा के पूछा, ठीक है। तो अपने को डायरेक्टली याद है कि 1200 हमने पढ़ी थी बाजरा में, 1000 फाउंडेशन के लिए थी, 200 मीटर सर्टिफाइड के लिए थी। तो यहां पर आपका जो आंसर है वो लिखा हुआ है यहां पर, फॉर फाउंडेशन सीड ऑफ हाइब्रिड पर्ल मिलेट। क्लियर है। द बेसिक, ये मैंने आपको बोला था, लिखवाया नहीं था, मैंने कहा था सीड सैंपल निकालने के लिए यूज करते हैं, जैसे दुकान वाले यूज करते हैं, उसके लिए मैंने नाम बोला था, लिखाया नहीं था, तो ये क्वेश्चन की फॉर्म में आ गया। द बेसिक इक्विपमेंट फॉर ऑब्टेनिंग अ सीड सैंपल फ्रॉम अ सीड लोट इज कॉल्ड ट्रायर, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रायर। मैंने बोला जिस तरीके से दुकान वाले उस सामान दाल चीनी भरते हैं, उसी तरीके से हमारा इंप्लीमेंट होगा, जो अंदर से सीड से सैंपल निकालने का काम आएगा, तो इसे बोलते हैं ट्रायर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। क्लियर है बात, हो गया क्या, और है क्या कुछ इस, अब अच्छे ही सही हुए होंगे सबके। कितने लोग फुल आउट ऑफ फुल है, फुल तो नहीं कह सकते, 25 में से 24 वाले, 23, 22, वेरी गुड, 22, बहुत बढ़िया। ऑनलाइन वाले जवाब देना, 21, 20, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्योंकि इसमें वैसे 3-4 क्वेश्चन आए थे। 19, 18, 19, 18, 18, 17, 16, 15, देखो 24, 23, वेरी गुड नितिन डोडा, 24 क्वेश्चन उनके सही है, बहुत बढ़िया। अब वास्तविकता आपके साथ है, ईमानदारी आपके साथ, आपने कहा 24, मतलब अगर 24 आप यहां सही कर रहे हो तो आगे सारे कर लोगे आप, कुछ चिंता वाली बात नहीं, ठीक है। टेस्ट नहीं दिया, क्या कारण, टेस्ट अगर हम नहीं दे रहे हैं तो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं वो हम अभी महसूस नहीं कर पाएंगे। हम क्लास छोड़ते हैं तो भी कितनी बड़ी गलती करते हैं वो भी हमें महसूस नहीं होता है, बाद में पता चलेगा जब हम एग्जाम देंगे, रिजल्ट आएंगे, जब आगे हमारे साथ वाले आगे आगे निकल जाएंगे। चलो बहुत बढ़िया। जिनके भी मैं कहता हूं कि 16 से ऊपर भी अगर इस टेस्ट में सही है तो आप बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हो। बाकी तो जितने भी आप करते हो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, कम भी है किसी के तो अगले टेस्ट में इंप्रूव करने की कोशिश करो, बहुत बढ़िया। बढ़े आगे, चलो अपनी बात चल रही थी जेनेटिक्स की। जेनेटिक्स के अंदर शायद अपनी 2 क्लासेस हो गई थी, ठीक है। उसके बाद अपन ने लास्ट जो पढ़ा था बहुत अच्छे से 2 पॉइंट पढ़े थे, एक पढ़ा था पेनिट्रेंस, दूसरा पढ़ा था एक्सप्रेसिविटी, हमने पढ़ा था। तो आपको वापस से याद दिला दूं, पेनिट्रेंस क्या था, वेरी गुड, किसी ने पूछा बता भी देते हैं, ठीक है। पेनिट्रेंस क्या था और एक्सप्रेसिविटी क्या था। पेनिट्रेंस मतलब हमने कहा था कि आप में से कितने लोगों ने टेस्ट दिया, पढ़ने लिए सब आए थे, अब इस एग्जांपल से बदलते, मेरे को याद आ गया उससे, ठीक है, अब बना रहा हूं एग्जांपल। अब पढ़ने सब आए यहाँ पे, ठीक है, यानी कि जीनोटाइप सबका पढ़ने वाला था, लेकिन फिनोटाइप कितनों ने एक्सप्रेस करना चाहा, मतलब टेस्ट कितनों ने दिया। मान लो आप जितने बैठे हो इनमें से आपके अगर 80% बच्चों ने टेस्ट दिए, मतलब पेनिट्रेंस कितनी हो गई, 80%, ठीक है।
अब आप कितना अच्छा परफॉर्म करते हो, 24 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन, तो वो आपकी डिग्री है, जो हमारी क्या है, एक्सप्रेसिविटी। अरे इतना इससे आसान एग्जांपल क्या मिलेगा। तो कुल मिला के किसी जो आपके इंडिविजुअल्स उनके जीनोटाइप के अकॉर्डिंग फिनोटाइप एक्सप्रेस करते हैं, वो उनकी पेनिट्रेंस कहलाती है। और जो ऐसी पेनिट्रेंस दिखा रहे हैं वो कितनी लेवल से, कितनी डिग्री से दिखा रहे हैं, कम, ज्यादा, मीडियम, वो उनकी एक्सप्रेसिविटी कहलाती है। जो आपको मैंने एग्जांपल पहले बताया वो ज्यादा आसान था समझने की। डेफिनेशन आपको बताई थी मैंने, और किस तरीके से लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आया था, मैक्सिमम बच्चे नहीं कर पाए थे, और वो आंसर में बस इतना सा दम था, डिग्री और लेवल हमने अंडरलाइन लिखे था। बड़े आगे चलो, अपन ने लास्ट से बात की थी, आगे हम मेंडल्स की बात शुरू करते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पर जेनेटिक्स की एप्लीकेशन की 3-4 पॉइंट बात कर लेते, फिर आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिक्स बड़ी आसान सी है वैसे चीजें, यहाँ पर मुझे कोई ऐसा नहीं, पर सिंपल से पता होना चाहिए थोड़ा सा अपने को यहाँ पे। तो सबसे पहली बात जेनेटिक्स की अगर हम बात करें तो यहां पर हम कहते हैं टैक्सोनॉमी में जेनेटिक्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। टैक्सोनॉमी किसको कहते हैं, वर्गीकीय विज्ञान, जहां पर आप प्लांट्स और एनिमल के क्लासिफिकेशन की बात करते हो। भैया आप पढ़ते हो ना, जैसे कि भाई मोनेरा प्रोटिस्टा, ठीक है, फंजाई प्लांटी एनिमलिया पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो आरएच व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन, या कोई भी साइंटिस्ट जब प्लांट्स को या एनिमल्स को या कुल मिलाकर लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं, तो कुछ क्लासिफिकेशन ऐसे हैं जो जेनेटिक्स की हेल्प से भी हैं, और ऐसा क्लासिफिकेशन हम कई बार करते हैं। जैसे हमने वीट की बात करी थी पॉलीप्लोइडी में, हम उस वीट को 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, जहां पर हम कहते हैं डिप्लोइड, टेट्राप्लोइड, हेक्साप्लोइड। 3 तरीके की स्पीसीज पड़ी। तो हम किस बेस पर डिवाइड कर रहे हैं, क्रोमोसोम के नंबर के बेस पर, प्लोइडी के बेस पर। तो प्लोइडी क्रोमोसोम नंबर हमारे जेनेटिक्स के अंदर आता है, और उसके बेस पर हम यहाँ पर प्लांट्स को, एनिमल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर अपन कह सकते हैं बेस्ड ऑन क्रोमोसोम नंबर हम यहाँ पर क्लासिफाई कर सकते हैं प्लांट्स को। टैक्सोनॉमी में, क्लासिफिकेशन में जेनेटिक्स का रोल है, तो यहाँ पर कहते हैं हेल्प्स इन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। क्रोमोसोम नंबर जो है, गुणसूत्र संख्या जो है, वो प्लांट्स को क्लासिफाई करने में हेल्प करता है। तो ये पहला इंपॉर्टेंस पता चल गया जेनेटिक्स का, क्योंकि जेनेटिक्स में ही हम क्रोमोसोम की पूरी स्टडी की बात करेंगे। यहां पर एक टर्म आता है जो हमें ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में आता है, कैरियोटाइप। कैरियो का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। कैरियो का मतलब न्यूक्लियस। आप पढ़ते हो स्टडी ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोलॉजी, ठीक है। और डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस, पढ़ते हैं अपन। तो वो हमारे जब भी कैरियो वर्ड आता है, मतलब वो न्यूक्लियस के रिलेटेड बात करते हैं। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, उस इंडिविजुअल के क्रोमोसोम के सेट, पूरा क्रोमोसोम का सेट होगा। अगर हैप्लॉइड होगी तो क्रोमोसोम का एक सेट होगा, डिप्लॉइड होगी तो क्रोमोसोम का 2 सेट होगा। तो कुल मिला के किसी हैप्लॉइड सेल के अंदर का जो कंप्लीट क्रोमोसोम का सेट है, उसे ही हम कहते हैं कैरियोटाइप। डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो एन इंडिविजुअल्स कंप्लीट कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। अब नोट करो, कहीं डाउट होगा तो अपन वापस बात कर लेंगे। कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। इसी की तरह एक वर्ड और यहां पर अपन ध्यान रखेंगे कि जिसे हम कहते हैं ईडियोग्राम। हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ईडियोग्राम। ईडियोटाइप हमने पढ़ा था, वो अलग चीज है, और यह है ईडियोग्राम। ये ग्राफिकल एक्सप्रेशन होती है कैरियोटाइप की। कैरियोटाइप को एक्सप्रेस करने का तरीका है तो डायग्रामेटिक, एग्जाम में डेफिनेशन आती है, ये तो यहां रिलेटेड है इसलिए यहीं पे बता दी मैंने। डायग्रामेटिक वैसे सेल बायो में अपन आगे बताते हैं, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डायग्रामेटिक और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरियोटाइप ऑफ ए स्पीसीज। मुझे मेन तो क्लासिफिकेशन के लिए यही पॉइंट बताना था, लेकिन नीचे के दोनों ही पॉइंट हमारे एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। आप नोट करो, वापस से अपन बात करेंगे। स्पीसीज, आप नए हो आज, है ना, फर्स्ट टाइम, कि कल आ गए थे?
कर लिया नोट सबने? तो ये तो पहला वाला पॉइंट तो बड़ा इजीली समझ में आ गया, जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया वीट में डिप्लोइड, टेट्राप्लोइड, हेक्साप्लोइड, अलग अलग ग्रुप में हम डिवाइड कर सकते हैं वीट की स्पीसीज को। जैसे हम सेम इसी तरीके से हम कॉटन में भी बात करते हैं, डिप्लोइड कॉटन और टेट्राप्लोइड कॉटन की अगर हम बात करते हैं, 4 स्पीसीज टोटल है कल्टिवेटेड, उसमें से 2 डिप्लोइड और दो टेट्राप्लोइड कॉटन के अंदर हम बात करते हैं। तो यहां पर कुल मिला के क्रोमोसोम नंबर क्या है उस बेस पर भी प्लांट्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, यानी कि टैक्सोनॉमी में जेनेटिक्स का रोल है। लेकिन उसी अकॉर्डिंग आगे वैसे सेल बायो में हम पढ़ सकते थे, लेकिन मैंने यहीं पर बता दिया एक वर्ड होता है कैरियोटाइप। वैसे हमने एक वर्ड पढ़ रखा है जीनोम, जीनोम भी यही पढ़ा था। हैप्लोइड क्रोमोसोम सेट जो होता है उसे भी हम जीनोम कहते हैं। तो एन इंडिविजुअल्स कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, एक इंडिविजुअल का कंप्लीट सेट क्रोमोसोम का, जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन के सेल के एक सेट जो है वो 23 क्रोमोसोम का, 23 क्रोमोसोम का एक सेट है, ठीक है। तो वो एक कंप्लीट सेट कहलाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस में जो आपके हैप्लोइड सेल अगर हुई तो कितने होंगे, 23 क्रोमोसोम ही होंगे। तो ये कैरियोटाइप कहलाता है। और इस कैरियोटाइप को ग्राफ की फॉर्म में, डायग्राम की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दें तो उसे हम कहते हैं इडियोग्राम। इडियोग्राम में नॉर्मली हम क्रोमोसोम को उनकी साइज के बेस पर सीक्वेंस में ऑर्डर अरेंज करते जाते हैं। जितना आपका यहां पर सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल दो तरीके के होते हैं। एसिमेट्रिकल यानी कि आपका मतलब बिल्कुल एक जैसे अगर क्रोमोसोम नहीं है, तो ऐसा जो आपका कैरियोटाइप होता है वो एडवांस ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करता है। कोई नहीं पूछेगा, काम की चीज लिख दिया हमने तो। दोनों डेफिनेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। किसी इंडिविजुअल का कंप्लीट क्रोमोसोम सेट कैरियोटाइप कहलाता है, और उसको डायग्राम और ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो उसे हम इडियोग्राम कहते हैं। तो ये दोनों तो इंपॉर्टेंट स्पेशल पॉइंट होगा। क्लियर है बात? बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो पहली एप्लीकेशन थी टैक्सोनॉमी में। दूसरी हम बात करते हैं एग्रीकल्चर में। बड़ी आसान सी है, पहली हमने पढ़ ली, दूसरी आपको एनिमल हस्बेंड्री वाले जो भी पढ़ा रहे हैं। एग्रीकल्चर के अंदर पहली जो यहाँ पर हम एप्लीकेशन की बात करते हैं, प्लांट ब्रीडिंग में जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है। तभी हम क्या कहते हैं, प्लांट ब्रीडिंग, यानी कि सिंपल से हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग पूरी किस पर बेस्ड है, जेनेटिक्स पर। यानी कि हम नई नई वैरायटी बनाने हैं, हाइब्रिड बनाने हैं, क्रॉप इंप्रूवमेंट के जिसको हम कहते हैं, अगर ये करना है तो वहां पर भी हमारे किसका इंपॉर्टेंस रहेगा, जेनेटिक्स का। सिंपल से बात। दूसरी बात, डोमेस्टिक एनिमल्स जो भी है, गाय भैंस भेड़ बकरी, इनकी नई नई नस्लें ब्रीड निकलती रहती है, तो उनको इंप्रूवमेंट करने के लिए भी हमें जेनेटिक्स के प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट होती है। तो इंप्रूवमेंट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, पालतू जानवरों को सुधार में, नस्ल सुधार में, जो आप जेनेटिक्स का एग्रीकल्चर में इस तरीके से यूज कर सकते हो। तीसरी, मेडिसिकल साइंस में, मेडिसिन में अपन जिसको कहें, मेडिसिन वर्ड ही यूज करते हैं मेडिकल साइंस के लिए। मेडिसिन को अपन दवाई कहते हैं, लेकिन मेडिसिन सीधा आप डॉक्टरी के लिए बोल दिया जाता है ना। तो यहाँ पर दो है, एक तो डिटेक्शन ऑफ हेरिडिटरी डिजीजेस, जो भी वंशागत बीमारियां हैं उनको पता लगाने में भी जेनेटिक्स की जरूरत पड़ती है, हेरिडिटरी डिजीजेस। दूसरा, यहां पर मेडिकल साइंस में जरूरत पड़ती है आपके एंटीबायोटिक्स बनाने में। जितनी भी एंटीबायोटिक्स हम ले रहे हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए भी हमें जेनेटिक्स के प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट होती है। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, सिंपल सी चीजें हैं, कोई रटना नहीं है बिल्कुल, पर हल्का सा नॉलेज होना चाहिए कि जेनेटिक्स की क्या क्या इंपॉर्टेंस हमारे लिए यहाँ पर होती है। और लास्ट, इवोल्यूशन में, उद्विकास में, जो हम सिलेक्शन करते हैं, वेरिएबिलिटी होती है। तो नेचर में नेचुरल सिलेक्शन, और हम वैरायटी बनाने के लिए आर्टिफिशियल सिलेक्शन कर लेते हैं। ऐसा कब पॉसिबल होता है, जब वेरिएबिलिटी आती है। और वेरिएबिलिटी जो हम पहली बात ही करते हैं जेनेटिक्स की डेफिनेशन में, इट इज द स्टडी ऑफ वेरिएशंस एंड हेरिडिटी, हेरिडिटी एंड वेरिएशन जिसको अपन कहते हैं। तो सिंपल से यहां पर कह सकते हैं, बाय क्रिएटिंग जेनेटिक वेरिएबिलिटी। ऐसा कोई फिक्स लॉजिक नहीं है कि म्यूटेशन ब्रीडिंग क्रॉस पॉलिनेटेड में यूज नहीं करने चाहिए। हम जो बात करते थे, ज्यादातर हम किन क्रॉप में यूज करते हैं, वो हमने बताया था कि ज्यादातर हम सेल्फ पॉलिनेटेड में यूज करते हैं। बाकी ऐसा नहीं है क्रॉस पॉलिनेटेड में यूज नहीं करते हैं, कर सकते हैं, वो उनकी फिजिबिलिटी की बेस पर बताया जाता है।
कर लिया नोट सबने? तो बड़ी आसान सी चीजें हैं, ऊपर वाली अपन ने बात कर ली। मेडिकल साइंस में कोई भी वंशानुगत जो पीढ़ी दर पीढ़ी बीमारियां चली आ रही होती है बहुत सारी, जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स को भी होती है, अपने पेरेंट्स को भी होती है, और अगर अपने को भी हो जाती है तो उनकी सारी स्टडी बिना जेनेटिक्स के पॉसिबल नहीं है, पता नहीं लगा सकते हैं। जितनी भी एंटीबायोटिक्स बन रही है वहां पर भी जेनेटिक्स के प्रिंसिपल का ही यूज हो रहा है, और वेरिएबिलिटी क्रिएट करने के लिए भी जेनेटिक्स की हम बात करते हैं, जो हमने पढ़ लिया था। और इस वेरिएबिलिटी के बेस पर ही हम सिलेक्शन कर पाते हैं, नई नई वेरायटी बना सकते हैं। और जैसे अपन यहाँ पर बात करें तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन और नेचुरल सिलेक्शन करके हम जो भी बात करते हैं, जो हमने बात किया था, जितने भी सिलेक्शन मेथड हमने पढ़े थे। और नेचर में भी डार्विन के अकॉर्डिंग जब हम पढ़ते हैं कि तो वहां पर वेरिएबिलिटी होती है तो ही सिलेक्शन की बात आती है। क्लियर है बात? ये तो सिंपल सी चीजें थी। चलो, ये तो कोई रटने जैसी बात थी नहीं, बस अपने को हल्का सा पता होना चाहिए। पढ़ते हैं आगे। यहाँ पर अब आते हैं अपन जिसको मेंडलिज्म कहते हैं, मेंडलवाद कहते हैं, उसी पर अपन यहाँ पर आ रहे हैं। मेंडलिज्म हम ज्यादा लंबा नहीं, लेकिन हमको थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक बार तो ग्रास रूट लेवल से लेने ही पड़ेंगे, तो अपन ज्यादा स्लो तो नहीं, फिर भी आपको कवर करते हुए चलेंगे, पूरी चीज समझते हुए चलते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी बात इनकी कर लेते हैं, और जो काम के पॉइंट है वो लिख लेंगे, ठीक है? थोड़ी सी बात अपन एक कहानी के तौर पे इनकी सुन लेते हैं, ताकि वो क्या सारे पॉइंट में लिखाऊंगा। तो जीजे मेंडल जो है, ग्रेगर जॉन मेंडल जो है, उनका बर्थ 1822 में हुआ था और 1884 में उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, सही बोला नहीं? मैंने कुछ और तो नहीं था ना? 1822 1822 से और 1884 में डेथ। थोड़ा सा इसलिए समझा रहा हूं ताकि कभी कुछ कुछ पॉइंट अपने पकड़ में आ जाए। उसके बाद क्या हुआ, ये नॉर्मली चर्च में एक पादरी यानी कि वो मॉन्क का काम किया करते थे, ठीक है? अब उन्होंने घर के पास बगीचे में कुछ वहां पर काम करते हुए इन्होंने क्या किया, 34 वेराइटीज अलग अलग मर्चेंट से, व्यापारियों से गार्डन पे की, उद्यान मटर की इन्होंने इकट्ठी की थी। उनमें से 22 का इन्होंने सिलेक्शन किया और उन पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट करने परफॉर्म किए। 1856 से लेके 1863 तक, 1856 टू 1863 तक इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और फिर अपने कंक्लूजन पर पहुंचे। ठीक है, तो ईयर एकदम 8 सिटीज रटने नहीं है, पर हल्का सा आपको आइडिया रहेगा। अब इन्होंने जो यहां पर किए कि मोस्टली इन्होंने जो क्रॉस किए वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस की। दूसरे वो अपन आगे कुछ चीजों पे आएंगे, मोनो हाइब्रिड भी किए, डाई हाइब्रिड भी किए, लेकिन इनका क्या सक्सेस थी वो भी बात आगे। अब इन्होंने क्रॉस करके इन्होंने गार्डन पी पर कुछ लॉज दिए इन्होंने, और वो लॉज हम जिन्हें हम कहते थे लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जिनको कहते हैं, ये लॉ इन्होंने प्रपोज किए। फिर इन्होंने, जब कोई भी साइंटिस्ट अपना काम करता है तो वो लोगों तक कैसे पहुंचेगा, उसको उस काम को जर्नल्स के अंदर, मैगजीन्स के अंदर पब्लिश करवाना पड़ता है। इन्होंने वहां पर ब्रून की नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के अंदर अपने पेपर्स को रिप्रेजेंट किया, ठीक है, 1865 में, और 1866 में वो पेपर उनके पब्लिश हो गए। ठीक है, अब उन्होंने ये काम कर लिया, उनके लॉज आ गए, लेकिन उनके काम को इतना लोगों ने एक्सेप्ट किया ही नहीं। कुल मिला के लोगों के हवा ही नहीं लगी कि भाई कहना क्या चाह रहा है। इतना उनका एडवांस काम था, टाइम से आगे का जो लोगों को पता ही नहीं चल रहा। वो बायोलॉजी में मैथ्स का, स्टैटिस्टिक का यूज करते हुए, स्टैटिस्टिक क्या, जो बायोलॉजी में मैथ्स का यूज करते हुए उन्होंने रिजल्ट निकाले, फ्रीक्वेंसी, रेशियो, लोगों को पता ही नहीं चलेगा अलग ही आदमी है। ठीक है, तो वो इसीलिए तो उनका लोगों को काम समझ नहीं आया। नहीं, दूसरा क्या हुआ, उस टाइम पर डार्विन का बड़ा प्रचलन चल रहा था। ठीक है, डार्विन का, तो लोग इनकी तरफ के, हाँ यार ठीक है, कोई छोटा मोटा कोई ध्यान दे रहा है, कोई किसी ने गौर कराई। फिर इनके एक फ्रेंड थे, यूं समझो ये एक साइंटिस्ट थे, कॉल नगेली। क्या नाम था? कॉल नगेली। फिर उन्होंने कहा कि यार भाई मेंडल, आप ये गार्डन बी पे सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप रूल भी, ये सारे लॉज भी बना दिए, क्या गारंटी आपकी ये रूल सारे प्लांट्स पर एप्लीकेबल होंगे? हो सकता है गार्डन बी पे ऐसी कोई बात आ रही है ना, आप उस बात को करे जा रहे हो। ठीक है, लेकिन तो फिर उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, तो कॉल नगेली ने उनको प्लांट्स सजेस्ट किया। उस प्लांट का नाम था हाइरेशियम हॉकवीड, जिसको कहते हैं हाइरेशियम स्पीसीज हॉकवीड। पूछते हैं साइंटिस्ट का नाम, सब अपन लिखेंगे। अब क्या हुआ कि मेंडल ने उस पर अपने एक्सपेरिमेंट किए, सेम वैसे मोनो हाइब्रिड ने, डाई हाइब्रिड ने, सब किए, सारे रिजल्ट फेल। मेंडल को पता ही नहीं चला क्या हुआ। एक्चुअली उस प्लांट के अंदर पार्थेनोजेनेसिस होती थी। क्या होती थी? पार्थेनोजेनेसिस। और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उस प्लांट के अंदर नहीं होता था, तो वो क्रॉस कर रहा था, तो उसका रिजल्ट आता ही कहां से?
तो उन्हें उस टाइम पे पता चला ही नहीं, और उन्होंने देखा यार मैं फालतू में इतने मेरा साल खराब कर लिए, वापिस अपने तो वो पादरी वाला काम बढ़िया है, मॉन्क का काम बढ़िया है, और वो वापिस वही काम करते रहे, और 1884 में उनकी डेथ हो गई। उन्हें उनके काम का जो वैल्यू था कभी पता चला ही नहीं। ठीक है, अब उनकी डेथ होने के बाद 3 भाई आए अलग अलग देशों से। ठीक है, तीनों ने ही मेंडल के काम को रिडिस्कवर किया। एरिक वॉन शेमार्क, कार्ल कोरेंस और ह्यूगो डिवरेस, तीनों साइंटिस्ट ने सेम ईयर में 1900 में अपनी अपनी कंट्री में रहते हुए एक रिसर्च पे पहुंचे, और उन्होंने कहा कि जो हम ये काम कर रहे हैं ये तो बहुत सालों पहले मेंडल साहब कर चुके हैं। बात आ रही समझ में? तो वो मेंडल, तो उन्होंने क्या करा, नया डिस्कवर नहीं, रीडिस्कवर किया, पुनः उजागर किया उन्होंने 1900 में तीनों ने। और उसके बाद उस 1900 में जेनेटिक्स की ब्रांच को माना गया, और फादर ऑफ जेनेटिक्स माना गया मेंडल को, जो जीते जी उनको कभी नहीं पता चला कि मैं फादर ऑफ जेनेटिक्स हूं। ठीक है, वो बहुत बार कहते हैं ना कि यार आदमी मर गया पीछे खजाना छोड़ गया। ठीक है, वो उनको कभी नहीं पता चला मेरे घर में इतना बड़ा खजाना था, वो उनके पास इतना बड़ा था। कुछ बात ये स्टोरी इसलिए बताई कि अब अपन कुछ फैक्चुअल चीजें ही लिखेंगे, सारी चीजें अपन यहां पर नहीं लिखेंगे। बात आ रही समझ में? ठीक है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए होंगे, मेन अपना गार्डन पी का था तो अपन उसी की ज्यादा बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे साथ आप नोट करें तो ये कब एक्सपेरिमेंट इन्होंने परफॉर्म किए, कुछ पॉइंट मैं यहाँ पे लिखा रहा हूं, साथ ही साथ अपन उनको डिस्कस भी कर लेंगे। पहले आप चाहो तो लिख लो, कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, इनके मैं ईयर लिख देता हूं, कब से कब थे ये, 1822 से लेके आपके 1884 तक इनका लाइफ था, बर्थ से लेके डेथ तक की हम जो बात करें। ये रहने वाले थे ऑस्ट्रिया कंट्री के, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया बोलते हैं। ठीक है, और इन्होंने कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स ऑन गार्डन पे, जिसे हम गार्डन पी, जिसे हम क्या कहते हैं, पाइसम सटाइवम। मैंने आपको थोड़ा टाइम पहले बताया भी था गार्डन पी और फील्ड पी में क्या डिफरेंस होता है, बताया था क्या? ठीक है, तो सिंपल सा ध्यान रखना, जो सब्जी की मटर हम खाते हैं वो गार्डन पी है, यूनी के बगीचे में लगाओ तो ही गार्डन पी कहते हैं। ठीक है, मैं भी छोटा था 6-7 में, जब मेंडल का नाम पहली बार सुना होगा बुक्स में, तब यही समझता था, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि गार्डन पी वो होती है जो हम सब्जी में और ग्रीन वेजिटेबल के फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक है, और फील्ड पी जो होती है वो जो दाल, मटर की दाल, बटला जिसको कहते हैं, जो आपको पानी पूरी वाले जो अक्सर डालता है, ठीक है, वो डालता है क्या पानी पूरी? तो खाई नहीं, बहुत दिन हो गए। ठीक है, तो उसे हम फील्ड पी कहते हैं। बात क्लियर है? तो ये अपने को सिंपल सा ध्यान रखना, इसमें बहुत सारी चीज मैंने बता दी। गार्डन पी पाइसम सटम, ये तो सबको याद है, ईयर कहाँ के रहने वाले, वो चीज अपन ने यहाँ पर बात कर ली। उसके अलावा एक अच्छा सा क्वेश्चन आ जाता है, नेम ऑफ मेंडल्स पेपर, मेंडल ने जो पेपर लिखा था उसके काम को रिप्रेजेंट करने के लिए उस पेपर का टाइटल, हेडिंग क्या दी गई थी, वो कभी कभी पूछ लेते हैं, टाइटल या नेम ऑफ पेपर क्या था। तो यहां पर अपन कहते हैं एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, उस पेपर का नाम क्या था, एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। वो उल्टे सुल्टे बहुत सारे नाम बना देगा ऑप्शन में, तो हमें ये याद रखना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। तो ये पेपर का नाम सिंपली अपने को यहां पर याद रखना है। वो पब्लिश कब किया वो भी लिख देते हैं, पब्लिश्ड इन 1866 इन नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून, ब्रून शहर है वहां की ये सोसाइटी थी जहां पर इन्होंने अपने काम को पब्लिश किया था। तो ये पेपर का नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ईयर जो काम के हैं वही लिख रहा हूं, वो नहीं भी याद रहोगे। तो ये 66 में काम पब्लिश हुआ था, तो ये हम जरूर ध्यान रखेंगे। और मेंडलिज्म की जो रीडिस्कवरी की थी उनकी भी हम बात कर लेते हैं, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क। (1900) 1900 में मेंडल्स के वर्क को रीडिस्कवर किया था 3 साइंटिस्ट ने। पहले
इनके बारे में अपने को ध्यान रखना। कॉल कॉरेंस, इनकी कंट्री का नाम भी ध्यान रखना और कौन से प्लांट पे किया वो भी ध्यान रखेंगे। कॉल कॉरेंस कहाँ के थे ये? जर्मनी के, ठीक है। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था वो किया था मेज पर, ऑन मेज। दूसरा है ह्यूगो डेवरीज, ये वही है जिन्होंने म्यूटेशन टर्म दिया था। और आपको याद हो तो कौन से प्लांट पे काम किया था? इवनिंग प्रिमरोज ओइनोथेरा लेमार्कियाना, सेम इसी ईयर में। तो यहां पर ध्यान रखेंगे है हॉलैंड के, हॉलैंड एक्सपेरिमेंट किया था ऑन इवनिंग प्रिमरोज ओइनोथेरा लेमार्कियाना। और तीसरे एरिक वॉन शेमाक, जो मेंडल की ही कंट्री से थे, ऑस्ट्रिया से। इन्होंने बहुत सारे प्लांट पे किया था, एक नाम हम यहाँ पर याद नहीं रखेंगे, एरिक वॉन शेमाक। तो प्लांट का नाम हम रटेंगे नहीं इसके अंदर, क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। ये थे ऑस्ट्रिया से। कंट्री वगैरह मैच द पेयर में भी दे देते या किसी भी तरीके से देते हैं, नाम पूरे देते हैं। कई बार डीवरीज कर देते हैं, कई बार कॉरेंस बोल देते हैं, कई बार शेमाक बोल देते हैं। हमने पूरे ही नाम लिख दिए। ओइनोथेरा लेमार्कियाना साइंटिफिक नेम इसका। कर लिया नोट सबने? तो इतने पॉइंट भी अपन यहाँ पर, बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं, अपन तो इतने ही याद रख लें। पेपर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है हमने लिए, जो अपने ध्यान रखना है। रीडिस्कवरी वाले साइंटिस्ट पता रहे, कंट्री ध्यान रहे, प्लांट का नाम पता रहे, तो ये हमारे को जरूर ध्यान रखना है। बढ़े आगे? हो गया नोट सबका? चलो आगे बात करते हैं। इन्होंने जो हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट किए थे गार्डन पी पर, इन्होंने 3 टेक्निक का यूज किया था, जिन्हें हम ब्रीडिंग के टाइम पर समझ भी चुके थे, बस हम तो एक लाइन लिखेंगे। 3 टेक्निक थी, इमैस्कुलेशन, बेगिंग एंड टैगिंग। ठीक है, बड़ा सिंपल सा मैंने बताया था। जब भी क्रॉस करते हैं तो इमैस्कुलेशन, क्योंकि गार्डन पी था वो सेल्फ पोलिनेटेड प्लांट है। गार्डन पी क्या है? सेल्फ पोलिनेटेड प्लांट है। तो सेल्फ पोलिनेटेड प्लांट जब भी होगा, आपको मैंने पहले से बता रखा है, एक बार हल्का सा वापस बता दूं। मान लो हमें क्या करना होता है जब भी क्रॉसिंग करनी है, भाई हमें क्रॉसिंग करने के लिए कम से कम कितने पेरेंट चाहिए? 2, एक मेल और एक फीमेल पेरेंट चाहिए। कोई भी 2 वैरायटी जिनको आप एक मेल पेरेंट और दूसरे को फीमेल पेरेंट यूज करोगे, उनको लगा दिया हमने। शाम को हम जाएंगे इमैस्कुलेशन करने, हिंदी में कहते हैं विपुंसन। ठीक है, तो इमैस्कुलेशन करने जाएंगे तो हम क्या करेंगे? जो हम इमैस्कुलेशन हमेशा फ्लावर में करते हैं, बर्ड में करते हैं। ऐसा जो नेक्स्ट डे ओपन होने वाला है, ऐसे बर्ड को हम ओपन करेंगे निडल फोर्सेप्स से। उसमें से क्या करेंगे? अब हम करने वाले इमैस्कुलेशन, इसमें से एंथर्स या पोलन ग्रेन्स को हम रिमूव कर देंगे। इमेच्योर है, अगर वो फ्लावर बन जाता तो मैच्योर हो जाते हैं, हम हमेशा रिमूव करेंगे इमेच्योर। बर्ड में से रिमूव कर दिया, ऐसा रिमूव करना है कि उसकी पिस्टल डैमेज नहीं होनी चाहिए। आपने रिमूव कर दिया, फिर उसको क्या करो? उस पर बैग पहना देंगे, उस पर एक टैग टांग देंगे कि भाई ये हमारा इमैस्कुलेटेड फ्लावर है, इस तारीख को हमने इमैस्कुलेशन किया, हम इसको छोड़ के चले गए। बैग इसलिए पहनाया कि अभी ये खुला पड़ा है, कोई भी रात भर में या अगले दिन कोई इस पर दूसरा पोलन आके ना गिर जाए। आ गया तो हमारे फिर सारी गड़बड़ हो जाएगी। नेक्स्ट डे में आएंगे मॉर्निंग में, उस बैग को ओपन किया, ये बन गया फीमेल पेरेंट, क्योंकि इसमें से हम पोलन हटा चुके हैं, इसमें इमैस्कुलेशन कर चुके हैं। मेल पेरेंट से हम ब्रश या किसी भी हेल्प से हम पोलन ग्रेन को लेके आएंगे, इसके बैग को खोलेंगे, पोलन ग्रेन डालेंगे,
बैक पहना देंगे, अब जो यहाँ पर बनेगा वो F1 हाइब्रिड बनेगा। ये मेंडल ने किया था, ये तो हम पूरा डिटेल में, क्योंकि अब अपने कोई टेंशन ही नहीं, हमने पूरी ब्रीडिंग पढ़ ली, अब तो हमारे लिए ये सब आम बात है। तो मैं एक छोटी सी यहाँ पर लाइन लिख देता हूं जो हमारे काम आएगी। मेंडल यूजेस emasculation, begging and tagging techniques, emasculation, begging and tagging techniques। टैग पर्ची लगानी कि किस पे कब आपने इमेस्कुलेशन किया, पॉलिनेशन किया तो कौन सा मेल पेरेंट था, कौन सा फीमेल पेरेंट था, फॉर टैगिंग टेक्निक्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन। तो ऑप्शन में आ जाएगी कौन कौन सी टेक्निक, तो ऑल ऑफ दीज आंसर चला जाएगा अगर तीनों आ जाती है तो। बड़ी सिंपल सी चीजें हैं। इमेस्कुलेशन की डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत तो नहीं है ना, है ना, सभी को पता है कि रिमूवल ऑफ immature anthers or pollen grains from the bisexual flower without damaging the pistil is called emasculation। जरूरत हो तो बता देना। सर एरिक वॉन ने किस प्लांट पर किया था, मैंने आपको बोला था एक नहीं कई सारे फ्लावरिंग प्लांट्स पे इन्होंने किया था, तो पर्टिकुलर प्लांट का नाम आपको कोई नहीं पूछता है, ठीक है ना, कि बहुत सारों पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट कर लिए थे। क्लियर है बात? तो अब अपन यहां पर जो मेंडल ने कितने कैरेक्टर पे स्टडी किया था, उन्होंने क्रॉसेस परफॉर्म के 7 कैरेक्टर्स पे किए थे। तो वो 7 ही कैरेक्टर्स के यहाँ पर हमें सिंपल जो चीजें सबको पता है उससे एक चीज आगे हम चलेंगे कि भाई कौन सा कैरेक्टर, उसका डोमिनेंट ट्रेट क्या है, रिसेसिव क्या है, ठीक है, और उनका जीन कौन से क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। गार्डन पी में डिप्लॉइड सेल के अंदर 14 क्रोमोसोम होते हैं, हैप्लॉइड के अंदर अगर हम बात करें तो 7 होते हैं। तो ओरिजिनल जो कॉपी में कितने क्रोमोसोम है? 7। जो हमारा कैरियोटाइप कहो, जीनोम कहो, एक कंप्लीट सेट में 7 क्रोमोसोम। अब इन 7 में से जो हम 7 कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, किसका जीन कौन से क्रोमोसोम पे है वो भी हम यहाँ पे बताएंगे, जो कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो आप मेरे साथ नोट करते जाना, एक साथ मैं यहाँ पर समझा दूंगा आपको, सेम जैसा मैं लिख रहा हूं आप लिखो, फिर उसको थोड़ी सी अपन एक साथ बात कर लेंगे। He studied 7 contrasting characters एक टेबल टाइप बना लेंगे हम, एक तरफ कैरेक्टर, फिर दूसरे में डोमिनेंट ऑब्लिक रिसेसिव, ऑब्लिक से पहले डोमिनेंट लिखेंगे, ऑब्लिक के बाद हम रिसेसिव लिखेंगे, और कौन से क्रोमोसोम नंबर पर इनका जीन होता है वो क्रोमोसोम नंबर भी आगे लिख लेंगे। ऐसा नहीं है कि जेट लेवल पे क्वेश्चन आता है, यहाँ से अपने पीजी लेवल पर भी क्वेश्चन आता है, और बहुत सिंपल सा इतना ही पूछ लेते हैं कि कौन सा कैरेक्टर मेंडल ने स्टडी नहीं किया। अब वो 7 तो मैं याद है, लेकिन वो वहां पर एक आदमी कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इसी तरीके से कुछ भी ऑप्शन बना देगा, तो इसलिए हमें थोड़ा सा याद होना जरूरी है, और सिंपल है, वो कई बार पूछा जाता है।
कर लिया नोट? आज अर्जुन सर आ गए थे फिर क्लास? अच्छा। एग्रोनॉमिक डबल लगी? हाँ नहीं, उनका मेरे पास कॉल आया था, मैं भी नहीं था। कर लिया नोट? बढ़े आगे? तो सिंपल सी चीज है यहाँ पर कि मेंडल ने कितने कैरेक्टर स्टडी किए? 7 कैरेक्टर बोलो है कॉन्ट्रास्टिंग पेयर। पेयर पे इसलिए बोलते हैं कि दो तरीके के आपके हो जाते हैं, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। कॉन्ट्रास्टिंग विपर्यासी, हिंदी में बोलते हैं विपर्यासी रूप। अब यहाँ पर अगर बोला जाए तो मैंने दोनों तरीके की लैंग्वेज लिख दी, कई बार सीड कलर बोल दे या कोटिलिडन कलर बोल दे। मैंने क्रोमोसोम नंबर के सीक्वेंस के बेस पे कैरेक्टर को लिया है ताकि याद रखने में इजी रहेगा। ऊपर के 2 कैरेक्टर का जीन प्रेजेंट होता फर्स्ट क्रोमोसोम नंबर 1 पर, इन 3 का क्रोमोसोम नंबर 4 पर, इसका क्रोमोसोम नंबर 5 पर, इसका क्रोमोसोम नंबर 7 पर जीन प्रेजेंट होता है। सीड कलर, कॉटिलिडन कलर की अगर हम यहां पर बात करें, येलो और ग्रीन। येलो अगर सीड का कलर है तो वो डोमिनेंट है, ग्रीन है तो रिसेसिव है। और आपको रिप्रेजेंट करने का तरीका पता होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि अगर इसको अगर हमें एक्सप्रेस करना है तो हम डोमिनेंट को एक्सप्रेस करेंगे कैपिटल वाई से, और रिसेसिव को किससे एक्सप्रेस करेंगे? स्मॉल वाई से। हाँ यूनिक सर, स्मॉल जी कैपिटल जी करना है क्या? नहीं, पहले वाला डोमिनेंट जो है उसका कैपिटल लेटर डोमिनेंट कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा, उसी का स्मॉल लेटर रिसेसिव को एक्सप्रेस करेगा। इसको कैपिटल वाई, इसको स्मॉल वाई लिखेंगे। फ्लावर कलर वॉयलेट और व्हाइट आपका ध्यान रखना है, कैपिटल वी तो ये स्मॉल वी हमारा रहेगा। पोर्ड शेप, इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड, फूली हुई या सिकुड़ी हुई। ठीक है, मटर की फली कैसी है? इन्फ्लेटेड है या कॉन्स्ट्रिक्टेड है? कैपिटल आई स्मॉल आई। फ्लावर पोजीशन एक्सियल पर है, एक्सिस पर, ये आपका जिस तरीके से एक्सिस, तो फ्लावर यहां है या टर्मिनल पोजीशन पर है? एक्सिस पर कहीं भी फ्लावर अगर है तो एक्सियल है जिसे, और ये टर्मिनल, जो टर्मिनल एंड पर अगर है तो ए स्मॉल, ए कैपिटल ए स्मॉल है। प्लांट हाइट या कभी कभी स्टेम लेंथ भी लिख दे, वही बात है, लेकिन हमारे लिए पढ़ने में ऑप्शन में नया लगेगा कि यार ये क्या है, तो इसलिए मैंने लिख दिया। टॉल, ड्वार्फ सबको ही पता है ये तो। पोर्ड कलर, फली का कलर, पहले हमने सीड का कलर बात करा था, उल्टा है दोनों का कलर, ध्यान रखना। फली तो होनी चाहिए ग्रीन डोमिनेंट, और इधर सीड होना चाहिए येलो, तो इधर ग्रीन येलो कैपिटल जी स्मॉल जी अपन ध्यान रखेंगे। सीड शेप, सीड का शेप गोल या राउंड या रिंकल झुर्रीदार, ठीक है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर। क्रोमोसोम नंबर याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, तो ये अपने को यहां पर ध्यान रखना है। पढ़े आगे, थोड़ी सी बात और पढ़ लेते हैं, ऐसे मत करो, ठीक है। बहुत अच्छा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताता हूं तो आपका इंटरेस्ट भी आएगा, और एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर आता है और आपने सुना भी होगा, उसको सिंपल एग्जांपल से समझेंगे। प्लियोट्रॉपी आगे अपन ले रहे हैं, ठीक है, एक पॉइंट बता रहा हूं छोटा सा। प्लियोट्रॉपी, प्लियोट्रॉपी क्या होता है? अगर उसकी डेफिनेशन पहले बोल देता हूं, फिर सिंपल एग्जांपल पर आता हूं। पोर्ट का हिंदी अर्थ फली बोलते हैं, ठीक है, फली का रंग या फली का आकार अपन कहेंगे। हाँ, प्लियोट्रॉपी की बात करें, प्लियोट्रॉपी का हिंदी अर्थ होता है बहुप्रभाविता। क्या कहते हैं? बहुप्रभाविता। एक इसके डेफिनेशन ये कह सकते हैं, व्हेन ए सिंगल जीन गवर्न्स मोर देन वन कैरेक्टर, व्हेन ए सिंगल जीन कंट्रोल और गवर्न मोर देन वन कैरेक्टर, इट इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपी या मेनी फोल्ड इफेक्ट्स ऑफ ए जीन। अब समझते हैं बात क्या, ठीक है। जैसे अब यहां पर आपको पढ़ाना है, ठीक है, पढ़ाने के लिए हम सबका काम है आपको पढ़ाना, ठीक है। दो चीजें अब यहां पर हमारे कंफ्यूज हो रही है, हमने पढ़ा कि सर पॉलीजेनिक और एक आप बता रहे हो प्लियोट्रॉपी, दोनों को हम कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। हम यहां पर 5, 7, 10 टीचर मिलकर आपको पढ़ा रहे हैं, सबका काम है पढ़ाना। एक काम करने के लिए बहुत सारे जीन अगर हैं तो वो पॉलीजेनिक होता है। व्हेन ए कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय मेनी जीन्स, पॉलीजेनिक हमने पढ़ रखा है। अब आते हैं हम प्लियोट्रॉपी पे, ठीक है। जैसे मान लो बाहर आपके कनाराम सर घूमते रहते हैं, ठीक है, वो इधर क्लास भी आके देख लेंगे,
उधर कोई सॉफ्टवेयर का काम है तो भी देख लेंगे, और कोई काम हुआ तो भी देख लेते हैं। एक ही आदमी कई सारे काम अगर कर रहा है, ठीक है, वो होती है प्लियोट्रॉपी। व्हेन अ सिंगल जीन कंट्रोल मेनी कैरेक्टर। बात समझ में, उससे कंपेयर कर, जब एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर कंट्रोल करता है तो उसे हम कहते हैं प्लियोट्रॉपी। और हिंदी का शब्द तो वैसे ही बता रहा, बहु प्रभाविता, एक नहीं कई सारे प्रभाव जिस जीन के हैं। मेनी फोल्ड इफेक्ट्स ऑफ ए जीन, मेनी फोल्ड का मतलब होता है कई गुना, एक जीन के कई गुना प्रभाव, ये भी इफेक्ट दे रहा है, ये भी कैरेक्टर एक्सप्रेस कर रहा है, ये भी कर रहा है, तो वो क्या हुआ, प्लियोट्रॉपी। और एक काम को बहुत सारे जीन कर रहे हैं तो, अरे दोनों को कंपैरिजन ध्यान रहेगा। प्लियोट्रॉपी के डेफिनेशन पर कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, अपन डेफिनेशन लिख लेते हैं और एक डायग्राम और होगा नेट पे, तो वो भी दिखाता हूँ मैं, ठीक है। तो एक डेफिनेशन, छोटा सा कॉन्सेप्ट अपन ले रहे हैं, फिर और आगे अगली क्लास में लेने में कोई दिक्कत नहीं। प्लियोट्रॉपी, और इस फिनोमेना को प्लियोट्रॉपिज्म क्या देते हैं, है ना। तो यहां पर मैं ब्रैकेट में प्लियोट्रॉपिज्म भी लिख देता हूं, तो कभी भी ऐसे वर्ड हो तो कंफ्यूज नहीं होना है। When a single gene governs, कैसे ही डेफिनेशन घुमा दे मीनिंग सबका एक ही निकला है, गवर्न्स और कंट्रोल मेनी कैरेक्टर्स। या फिर इसकी एक डेफिनेशन और हम कह सकते हैं मेनी फोल्ड इफेक्ट्स ऑफ ए जीन। आगे इसके एग्जांपल भी बताऊंगा कभी जरूरत लगेगी तो, मेनी फोल्ड इफेक्ट्स ऑफ ए जीन। अक्सर अपने पीजीडब्ल्यू लेवल पर जो क्वेश्चन आते हैं या फिर हमारे बीएससी ग्रेजुएट बेस पे जितने भी एग्जाम होते हैं, उस डेफिनेशन पर कई बार आप पेपर सोल्व करोगे, कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। व्हेन ए सिंगल जीन, ठीक है, तो हम सारे टीचर तो क्या है, पॉलीजेनिक वाले, और कनरम सर क्या है, प्लियोट्रॉपिज्म वाले, वो सारे काम कर लेते हैं। एक एग्जांपल आपको डेली रूटीन के हम एग्जांपल इसीलिए देते हैं ताकि हमारे चीज इजी हो जाती है समझने के लिए, क्योंकि डेफिनेशन बड़ी टिपिकल होती है कई बार। कर लिया नोट सबने? एक इसी का एक डायग्राम में दिखा देता हूं ताकि उससे और इजीली आपको समझ में आएगा, उसी को दिखाना चाह रहा हूं। अगली क्लास थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इसलिए रहेगी कि आप क्रॉस करना उसी में सीखोगे। मोनो हाइब्रिड में करके बता दूंगा, डायहाइब्रिड का तरीका बता दूंगा मैं, यहाँ पर फालतू में टाइम नहीं लगूंगा क्योंकि वो सब इजी है, आपको डायरेक्ट तरीके बता दूंगा मैं, फॉर्मूले रेशियो निकालने के। हिंदी में बोलते हैं बहु प्रभाविता। डायग्राम दिख रहा है आपको इजीली? क्या दिखा है इसमें, सिंगल जीन, ये एक क्रोमोसोम है जिस पर जीन प्रेजेंट है, मल्टीपल ट्रेट्स, ट्रेट मतलब कैरेक्टर वही, इधर वाला ट्रेट एक ए भी प्रेजेंट कर रहा है, ट्रेट बी भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रेट सी भी, एक साथ तीन तीन कैरेक्टर, मल्टीपल तीन से ज्यादा भी हो तो इस फिनोमेना को बोलते हैं प्लियोट्रॉपी। एक जीन कई सारे कैरेक्टर को एक्सप्रेस करे, प्लियोट्रॉपी। तो ये अपन ने एक सिंपल सा डायग्राम अपने समझा, ऐसे कितने देखो एक ही बात। क्लियर है बात? आज के लिए इतना ही, इससे आगे की बात अगली क्लास में। थैंक यू।